नमस्कार, मैं यशवंतराव कौशल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ व्यवसाय टर्नर के सैद्धांतिक विषय पाठ्यक्रम चर्चा में हीट ट्रीटमेंट्स, एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग के बारे में हम आज आप लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। हीट ट्रीटमेंट पार्ट 1 में पिछले पार्ट 1 में हमने आपको ऊष्मा उपचार निम्नलिखित विधियों से की जाती है। तो पार्ट 1 में हमने हार्डनिंग, टेम्परिंग को बताया था। इस पार्ट 2 में, हीट ट्रीटमेंट के पार्ट 2 में हम आज आप लोगों को एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग के बारे में बताएंगे। तो ये आपको मैं बताया था कि ऊष्मा उपचार की विधियाँ निम्नलिखित विधियों से की जाती है, जिसमें ये हार्डनिंग है, टेम्परिंग है, एनीलिंग है, नॉर्मलाइजिंग है और केस हार्डनिंग है। ये 5 विधियों से की जाती है, जिसमें पार्ट 1 में आपको मैं हार्डनिंग और टेम्परिंग दोनों के बारे में बता दिया हूँ। इसमें आपको एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग के बारे में बताएंगे। एनीलिंग क्यों की जाती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। हार्ड स्टील के पार्ट्स को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए मुलायम करने की विधि को एनीलिंग कहते हैं। जो हमारा पार्ट्स हार्ड होता है, तो जब मशीनिंग हम करते हैं तो मशीनिंग करने के लिए उसमें दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हमारा पार्ट्स हार्ड होता है। उसको जब मशीनिंग पर ऑपरेशन कर जो कि जब बनाया जाता है, उसी को हम एनीलिंग कहते हैं, वो नॉर्मल हो जाता है। कार्बन स्टील की मोटाई के अनुसार तापक्रम सूखने के लिए 5 से 10 मिनट तक रखा जाता है। जब हम उसको टेम्परेचर देते हैं तो 5 से 10 मिनट तक रखा जाता है। कार्बन स्टील को ठंडा करने की दर 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा होती है। जब हम कार्बन स्टील को ठंडा करते हैं तो उसका ये 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा से हम इसको करते हैं। एनीलिंग तापमान प्रायः कार्बन के प्रतिशत पर निर्भर करती है। जब हम एनीलिंग करते हैं तो जो हमारा उसके कार्बन पे ही हम निर्भर करते हैं कि कितने से कितने डिग्री सेल्सियस तक हम एनीलिंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको बता दूं विधि इसको कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या इसकी विधि है। इसमें स्टील के पार्ट्स को उनके एनीलिंग तापमान पर गर्म किया जाता है। जो हमारा स्टील का पार्ट्स होता है उसको एनीलिंग एक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है, और यह तापमान कार्य की मोटाई के अनुसार कुछ समय तक रखा जाता है। जब हम टेम्परेचर देते हैं तो उस जाब की मोटाई पे, ये मोटाई के अनुसार हम समय इसका रखते हैं। इसके बाद कार्य को धीमी गति से ठंडा किया जाता है, और जब ये टेम्परेचर दे दिया जाता है तो उस पार्ट्स को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। कार्य को ठंडा करने के लिए या तो उसे भट्ठी में ही ठंडा होने दिया जाए, या उस भट्ठी से निकाल कर रेत, चूना या राख में डाल दिया जाता है, और 0.9% तापमान से 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रखा जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब हम इस पार्ट्स को टेम्परेचर देते हैं, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ठंडा करने की ये प्रक्रिया होती है कि आप उसको खुली हवा में नहीं रख सकते, तेल में नहीं ठंडा कर सकते, पानी में नहीं ठंडा, क्योंकि इन सब चीज़ों से आप ठंडा करेंगे तो वो और हार्ड हो जाता है। इसलिए लकड़ी का बुरा जली हुई राख हो या रेत हो तो उसमें इसको टेम्परेचर दे करके और ठंडा करने के लिए इसको इसमें हम डाल देते हैं राख में, और तब वो धीरे धीरे ठंडा होता है। ये आप देखेंगे, ये फिगर है, ये 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है। पहले धीरे लोअर में स्टार्ट होता है, लोअर क्रिटिकल पॉइंट से चल करके धीरे धीरे अपर क्रिटिकल तक ये
ये डिग्री सेल्सियस में गर्म किया जाता है। और जब गर्म हो जाता है तब धीरे धीरे ये आप देखेंगे यहाँ तक ये ठंडा होने के लिए 30 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस पर ये जब जाता है तब जा कर के ये धीरे धीरे ठंडा होता है। और एनलिंग तापमान, एनलिंग जब किया जाता है तो कार्बन कितना कार्बन होता है, कितना टेम्परेचर उसको देना चाहिए। तो ये देखिए कार्बन 0.12 अगर प्रतिशत है तो उसको 875 से 925 डिग्री सेल्सियस तक उसको टेम्परेचर दिया जाता है। 0.122 से लेकर के 0.25 अगर कार्बन हमारा प्रतिशत है, परसेंटेज है, तो उसको हम 840 से 900 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर दे सकते हैं। 0.25 से 0.5 तक अगर कार्बन प्रतिशत में है तो 815 से 840 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको टेम्परेचर दे सकते हैं। कार्बन अगर हमारा 0.5 से लेकर 0.90 तक है तो उसको 780 से 810 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे सकते हैं। उसी तरह से कार्बन की मात्रा अगर 0.9 से लेकर के 1.3 तक है, कार्बन परसेंटेज में है, तो उसको 760 से 780 डिग्री तक हम टेम्परेचर दे सकते हैं। इसका पर्पज़, उद्देश्य क्या होता है एनलिंग करने के लिए? तो हार्ड स्टील को मशीनी योग्य बनाने मुलायम करने के लिए जो हमारा हार्ड पार्ट्स होता है, मेटल होता है, उसको हम जब मशीन पर कार्य करते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं क्योंकि हार्ड हो जाता है। तो उस अवस्था में हमको मुलायम करने की जो प्रक्रिया की जाती है, मुलायम करने के लिए किया जाता है, उसी को हम, इसका उद्देश्य होता है। स्टील में डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए। नंबर 2, स्टील में जो डक्टिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम एनलिंग करते हैं। ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए, ग्रेन जो साइज होता है उसको हम रिफाइन करने के लिए इसका पर्पज़ होता है मेन। इसके बाद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक गुणों का संशोधन करने के लिए, जो इसमें इलेक्ट्रिक होता है उस गुण को संशोधन करने के लिए ये इसका पर्पज़ होता है। स्टील में उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेंस को दूर करने के लिए, स्टील में जो भी आंतरिक इंटरनल स्ट्रेंस होते हैं उसको दूर करने के लिए ये प्रक्रिया की जाती है। स्टील को ऊष्मा उपचार योग्य बनाने के लिए, स्टील को हीट, ये ऊष्मा उपचार यानी हमारा जाप अगर हार्ड है तो उसको कार्य को उतने पे बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये एनलिंग हो गया। इसके बाद आता है आपका नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग हम क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरत है, क्यों इसकी आवश्यकता है? तो यह स्टील पर ठंडे या गर्म हालत में कार्य करने के बाद उसे सामान्य दशा में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। यानी ये नॉर्मलाइजिंग है और ये कार्य करने के बाद समान दशा में लाने के लिए जो प्रक्रिया, यानी जो हमारा स्टील होता है वो गर्म होता है या ठंडा होता है और उसको सामान्य दशा में लाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसी को हम नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। नॉर्मलाइजिंग किन विधियों से कैसे की जाती है ये आपको बताएंगे। ये मेथड है, विधि है। इसमें स्टील के पार्ट्स को उनके अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक अधिक गर्म किया जाता है और यह तापमान कार्य के मोटाई के अनुसार कुछ समय तक रखा जाता है। जो 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री तक हम अधिक गर्म करते हैं तो ये जाप के डायामीटर यानी व्यास, मोटाई के आधार पर ये निर्भर करता है कि हमको कितने डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर देना है। इसके बाद गर्म किए हुए पार्ट्स को स्थिर हवा में ठंडा कर दिया जाता है। जो गर्म हमारा पार्ट्स होता है उसको हवा में, जो स्थिर हवा रहती है उसमें इसको धीरे धीरे हम ठंडा करते हैं। इस प्रकार ठंडा होने पर पार्ट्स की अंदरूनी बनावट हैमरिंग करने से पहले जैसी थी वैसे हो जाती है और जब ये प्रक्रिया कर दी जाती है तो हैमरिंग करने से पहले जो जैसी अवस्था रहती थी वैसे अवस्था फिर में वो अवस्था में आ जाती है।
इसके बाद गर्म पार्ट्स को ठंडा करने के लिए कभी भी गीले स्थानों पर नहीं रखना चाहिए। किसी पार्ट्स को अगर गीले स्थान पर जो गर्म है, अगर उसको हम गीले स्थान पर उसको रख देते हैं तो फिर उसकी हार्डनेस बढ़ जाते हैं, फिर वो नॉर्मलाइजिंग का मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए पानी की जगह पे, ठंडे चीज़ों पे जगह पे उसको पार्ट्स को नहीं रखा जाता है। उसे गीली स्थान पर हवा में ठंडा किया जाता है। नॉर्मलाइजिंग में पार्ट्स को रूम टेम्परेचर के अनुसार 20 डिग्री प्लस या माइनस पर ठंडा किया जाता है। पार्ट्स को हम जब 20 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसको टेम्परेचर करते हैं तो 20 डिग्री पर प्लस में होगा या माइनस में, इस पे हम इसको नॉर्मलाइजिंग करते हैं। ये देखिए ये चित्र है। नॉर्मलाइजिंग करने के लिए 500 से 600, 700, 800, 900 धीरे धीरे टेम्परेचर देते हैं, 1000 तक जाता है। उसके बाद से ये ठंडा कर दिया जाता है। इसका ये परसेंटेज है, ये कार्बन है, ये 0.83 से प्रतिशत से ये सेंटीग्रेड में किया जाता है। ये इसका पर्पस क्या है, क्यों हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं? स्टील के पार्ट्स पर ठंडे या गर्म हालात में कार्य करने से उत्पन्न आंतरिक स्ट्रेंस को दूर करने के लिए। जो हमारा पार्ट्स होता है उस पर ठंडा या गर्म हालात में जो हम आंतरिक स्ट्रेंस उसको दूर करने के लिए इसका पर्पस होता है। नंबर 2, ग्रेन साइज को छोटा करने के लिए। ग्रेन साइज जो होता है उसको हम छोटा करने के लिए नॉर्मलाइजिंग करते हैं। आवश्यकता अनुसार यांत्रिक गुणों को प्राप्ति के लिए, आवश्यकता अनुसार हमको जो आवश्यकता पड़ती है उसके हिसाब से हम इसको प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसके बाद आता है हीट ट्रीटमेंट ऑफ हाई स्पीड स्टील, उच्च गति इस्पात का ऊष्मा उपचार। तो उच्च गति इस्पात का ऊष्मा उपचार, उच्च गति इस्पात के बने कटिंग टूल्स को सादे कार्बन इस्पात की अपेक्षा ज़्यादा गति पर प्रयोग किया जाता है। कटिंग टूल के घर्षण के कारण पैदा तापमान से कटिंग टूल को टेम्पर कम नहीं होता है। ये टेम्पर है, कम नहीं होता है, अर्थात मशीनिंग या फार्मिंग प्रक्रिया से कर्तन और औजार की नोच की टेम्परिंग ऐसी बनी रहती है। ये जो टेम्परिंग हमारी होती है ये ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है। मशीनिंग या फार्मिंग क्रिया करने से पहले औजार या इस्पात को अक्सर एनलिंग करके मृद बना लिया जाता है। एनलिंग का तात्पर्य धातु की आंतरिक संरचना में सुधार लाना होता है। जो हाई स्पीड स्टील का जो हमको उच्च गति यानी अधिक स्पीड पर हमको चलाना हो तो उस जाब को हम हीट ट्रीटमेंट के द्वारा इसको टेम्परेचर पे इसको गर्म किया जाता है। उच्च गति इस्पात की एनलिंग ऑफ हाई स्पीड स्टील, सर्वप्रथम हाई स्पीड स्टील की भट्ठी में गर्म करते समय 4 घंटे तक 900 डिग्री सेल्सियस पर सूखना चाहिए। जब सर्वप्रथम हाई स्पीड स्टील को भट्ठी में गर्म किया जाता है तो 4 घंटे तक 900 डिग्री सेल्सियस पर सूखना चाहिए। इतने डिग्री पर इसको सूखना चाहिए। इस समय की अवधि में बाद में ठंडा करने के लिए 600 डिग्री सेल्सियस तक आने पर 20 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से, जब 600 डिग्री सेल्सियस तक आता है तो 20 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से हम ठंडा करना चाहिए। बाद में हवा में तापक्रम तक ठंडा होने देना चाहिए। इसके बाद से जब ये प्रक्रिया हो जाती है तब तापक्रम में ठंडा होने देना चाहिए। हार्डनिंग ऑफ हाई स्पीड स्टील, उच्च गति इस्पात का कठोरीकरण, यानी हाई स्पीड स्टील पर हम हार्डनेस कैसे करते हैं। सर्वप्रथम हाई स्पीड स्टील के कार्यखंड को निर्धारित भट्ठी में 850 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। सर्वप्रथम हाई स्पीड स्टील को कार्य के अनुसार हम निर्धारित भट्ठी में 850 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाता है। तापक्रम धीरे धीरे तप्त किया जाता है क्योंकि तेज़ गर्मी से कार्यखंड में दरारें आ जाती है। अगर हम तेज़ी से करेंगे तो कार्यखंड में क्या होगा,
दरारें आने जाने की संभावना बनी रहती है। इसलिए एलआई के अनुसार लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक तेज़ी से गर्म किया जाता है। तेज़ी से गर्म तात्पर्य धातु की आंतरिक संरचना में वृद्धि कम की जाती है। वृद्धि संरचना जब करते हैं तो ये किसी की वृद्धि कम हो जाती है। अब इसे हवावात एयर ब्लास्ट में बुझाया जाता है। तापमान में धातु को गर्म होने से भी खतरनाक होता है। इस भयंकर ऑक्सीजन को दोहरा चेंबर के मफलर द्वारा कम किया जाता है। इस चेंबर को प्रयोग करने के लिए कार्बोराइजिंग वातावरण तैयार करना पड़ता है, जिसके लिए ज़्यादा मात्रा में ईंधन प्रयोग किया जाता है। जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो काफ़ी मात्रा में इसका ईंधन प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे हीट ट्रीटमेंट ऑफ नॉन फेरस मेटल, यानी फेरस मेटल और नॉन फेरस का ऊष्मा उपचार हम कैसे करते हैं। अलौह धातु का ऊष्मा उपचार। जिन धातुओं में लोहे के कण नहीं होते हैं उनको निम्नलिखित विधियों से एनीलिंग व कठोरीकरण किया जाता है। जो हमारा पार्ट्स जिसमें चुंबक न पकड़ता हो, चुंबक की मात्रा न हो, उसे हम लौह धातु हीट ट्रीटमेंट फेरस मेटल कहते हैं, और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं उसको नॉन फेरस मेटल कहते हैं। तो ये हीट ट्रीटमेंट ऑफ नॉन फेरस जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होते उसको भी हम एनीलिंग और कठोरिंग हार्डनेस किया जाता है। अलौह धातु की एनीलिंग। स्टील की तरह ही अलौह धातु को भी गर्म करके ठंडा करते हुए मुलायम बनाया जा सकता है। जैसे हम स्टील पार्ट्स को ही गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं, उसी तरह से हम इसमें भी गर्म करके ठंडा करते हुए मुलायम बनाया जा सकता है। अलौह धातु को तेज़ी से ठंडा करते हुए कठोर नहीं किया जा सकता। अगर अलौह नॉन फेरस को अगर हम तेज़ी से ठंडा करें तो हार्ड हो जाएगी, इसलिए उसको तेज़ी से हम ठंडा नहीं कर सकते हैं। अतः ठंडा करने की दर अपेक्षाकृत कम होती है। ठंडा जब किया जाता है तो उसकी अपेक्षा कम होती है, नहीं तो अगर ज़्यादा रहेगी तो वो हार्ड होने की संभावना रहती है। तांबे को जल में बुझाया जा सकता है। तांबे को जल में बुझाया जाता है, इससे समय की बचत होती है। तांबा अगर हमारा पार्ट्स हो तो उसको हम जल में बुझा सकते हैं। उसके लिए हम इंतज़ार नहीं करते हैं कि धीरे धीरे वो ठंडा, उसको हम जल में बुझा देंगे। उससे क्या होता है कि उसमें हमारा समय की बचत भी होती है। तो इसको हम पानी में बुझा सकते हैं, समय की बचत होती है। तथा तीव्र सिकुड़न से कार्यखंड की सतह पर पैदा हुई काली ऑक्साइड की परत भी साफ हो जाती है। तीव्र गति से इस पर जो भी ऑक्साइडें जमी रहती हैं उसको ये साफ भी हो जाता है। अलौह धातुओं के एनीलिंग तापक्रम। एनीलिंग ऑफ नॉन फेरस अलौह धातुओं के लिए भी एनीलिंग जब की जाती है तो आप देखेंगे मेटल पीतल अगर ब्रास है तो 600 से 650 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम एनीलिंग कर सकते हैं। कॉपर अगर है तो 650 से 750 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको एनीलिंग कर सकते हैं। उसी तरह से एल्युमिनियम है, अगर एल्युमिनियम है तो उसको 500 से 550 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको एनीलिंग कर सकते हैं। इसके बाद से डार्लिउमीन है तो उसको भी हम 480 से 500 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको एनीलिंग कर सकते हैं। ये धातु के अनुसार हम कितने के टेम्परेचर तक हम इसको कितने डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दे सकते हैं, ये धातु पे निर्भर करता है। अलौह धातु की कठोरीकरण हार्डनिंग ऑफ नॉन फेरस। चेंबर रूपी भट्ठी में ईंधन के जलने की क्षमता कम होती है तथा हार्डनेस कठोरीकरण तापक्रम पर तक पहुंचने में कठिनाई होती है। इस समस्या के समाधान के लिए आजकल साल्ट भट्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन के रूप में गैस या विद्युत का प्रयोग किया जाता है। ये आप देखेंगे ईंधन के रूप में गैस या विद्युत, यानी गैस और विद्युत से जो हम अलौह धातु के एनीलिंग करते हैं, हार्डनिंग करते हैं, तो हम गैस और विद्युत के द्वारा हम करते हैं। इसके लिए एक भट्ठी आती है, जैसे फर्नेस होता है तो ये साल्ट भट्ट फर्नेस कहते हैं। इसको हिंदी में लवण कुंड भट्ठी कहा जाता है। इसी भट्ठी में हम हार्डनिंग करते हैं नॉन फेरस मेटल को।
तो ये नॉन फेरस मेटल है। अब ये मैं आपको बता रहा था एनिलिंग और नॉर्मलाइजिंग के बारे में। तो ऊष्मा उपचार की विधियां हैं ये। मैं आपको बताया ऊष्मा उपचार की विधियां में कि कैसे एनिलिंग किया जाता है, कैसे नॉर्मलाइजिंग किया जाता है, और हाई स्पीड स्टील को हीट ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, अलौह धातुओं का ऊष्मा उपचार कैसे किया जाता है। तो ऊष्मा उपचार की विधियों में आपको हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग और उसके बाद से नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग और एनिलिंग के बारे में आपको बताया। जैसे कि मान लीजिए कि एनिलिंग का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के बारे में आपको मैंने बताया कि हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग। नॉर्मलाइजिंग क्यों की जाती है, उसका क्या टेम्परेचर होता है, उसका क्या महत्व होता है, कैसे किया जाता है। और उसके बाद से आपको नॉर्मलाइजिंग के उद्देश्य के बारे में बताया कि नॉर्मलाइजिंग क्यों की जाती है। नॉर्मलाइजिंग इसलिए की जाती है कि कोई जाप होता है, कोई मशीन पार्ट्स होता है, तो उसको हम पूरा नॉर्मलाइजिंग नहीं कर पाते हैं, उसकी कुछ ऊपर की सतह को ही हम उस भट्ठी के द्वारा हम करते हैं। तो वो जा कर के नॉर्मलाइजिंग ऊपरी की सतह को घर्षण से बचने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे वो पार्ट्स ज़्यादा समय तक चले और घिसे नहीं। उसी तरह से एनिलिंग भी की जाती है। और उच्च गति ऊष्मा उपचार की जो भी आपकी है, तो अलौह धातु के कठोरीकरण के बारे में मैंने बताया था कि जब इसमें हम चेंबर रूपी भट्ठी में ईंधन के जलने की क्षमता कम होती है, जब इसमें जलने की क्षमता कम होती है तो इसको कठोरीकरण तापमान में पहुंचने से कठिनाई होती है। जब इसकी कठोरीकरण तापमान में पहुंचने से कठिनाई कम होती है, इस समय से समाधान के लिए आजकल लवण कुंड भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए एक लवण कुंड भट्ठी होती है जिसमें इसका हम प्रयोग करते हैं, जिसमें ईंधन के रूप में गैस तथा विद्युत का प्रयोग किया जाता है। अगर ईंधन हम जब हार्डनिंग और नॉन फेरस को जब हम करते हैं तो इसमें जो गैस होती है, गैस से और विद्युत दोनों से की जाती है। और इसके बाद मैंने बताया था फेरस, नॉन फेरस। फेरस मेटल वह फेरस मेटल होता है जिसमें चुंबक की मात्रा न हो, यानी फेरस मेटल वह होता है जिसमें चुंबक की मात्रा हो। चुंबक हम लगाते हैं तो उस मेटल पर चुंबक अगर पकड़ लेता है तो वो फेरस मेटल कहलाता है। और जिस मेटल में चुंबक की मात्रा नहीं होती है वो नॉन फेरस मेटल कहलाता है। तो ये फेरस और नॉन फेरस, तो नॉन फेरस को हम हार्डनिंग इस तरह से करते हैं कि इसको भट्ठी में ही डाल करके और गैस और विद्युत के द्वारा इसको हम कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि उच्च गति का उस इस्पात का हीट ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। हाई स्पीड स्टील का है तो उसको उच्च गति पर हमको मशीनिंग के द्वारा काटने योग्य अगर हमको कटिंग टूल से बनाना है तो उसमें हम कैसे आपको उच्च गति पर हीट ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि उसमें अगर हीट ट्रीटमेंट कर करके तब हम कटिंग टूल को उस योग्य बनाते हैं और बनाने के बाद हम उस पर कार्य करते हैं। इसके बाद आता है अलौह धातु का उसमें एनिलिंग। एनिलिंग की जाती है क्योंकि जो मेटल हमारा जो स्टील होता है वो हार्ड होता है, और हार्ड को जब मशीन पर हम बांधते हैं और बांधने के बाद जब हम उसको ऑपरेशन करते हैं तो वो हार्ड होता है। तो जब वो हार्ड होता है तो हम उसको मशीनिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको मुलायम करने के लिए जो विधि की जाती है उसे हम एनिलिंग करते हैं। और जब एनिलिंग कर दी जाती है तब हमारा कार्य योग्य बनाने के कार्य योग्य हो जाता है, तब उसको मशीन पर हम ले जा करके और उसको हम जो भी ऑपरेशन करना पड़ता है उसको हम करते हैं। इसी तरह से एनिलिंग की जाती है। उसी तरह से उच्च गति पर भी हम इसको एनिलिंग भी करते हैं। जैसे हार्डनिंग करते हैं उसी ऊंची गति पे, जैसे मशीन को हमको स्पीड पे चलाना हो तब जा कर के हम उसको हार्ड करते हैं। हार्डनिंग, तो ये आपको हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग
और इसी तरह से हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग के बारे में आपको मैंने बताया पार्ट 1 में। हार्डनिंग और टेम्परिंग के बारे में बताया था कि हार्डनिंग और टेम्परिंग कैसे की जाती है पार्ट 1 में हीट ट्रीटमेंट के। और पार्ट 2 में आपको मैंने आज बताया कि एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग। पार्ट जो हीट ट्रीटमेंट 3 होगा उसमें आपका पार्ट 3 में रहेगा केस हार्डनिंग के बारे में बताऊंगा। तो इस में मैंने आपको बताया कि मतलब एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग क्यों की जाती है, क्या इसकी विधियाँ होती है, क्या इसका पर्पज होता है, क्या इसका उद्देश्य होता है। तो जब नॉर्मलाइजिंग की जाती है तो इसका उद्देश्य ये होता है कि ग्रेन साइज को छोटा करने के लिए इसका उद्देश्य होता है कि जो ग्रेन्स हमारे होते हैं उसको छोटा कर दिया जाए नॉर्मलाइजिंग में। और आवश्यकता अनुसार यांत्रिक गुणों को प्राप्ति के लिए, और आवश्यकता अनुसार हम देखते हैं कि क्या हमारी आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम इस गुणों को प्राप्ति के लिए इस पर हम कार्य करते हैं। इसी तरह से उच्च इस्पात का ऊष्मा उपचार ये क्यों किया जाता है कि ये उच्च गति इस्पात का कठोरीकरण होता है और दूसरा होता है उच्च गति की एनलिंग ग्रेड। तो इसमें ये किया जाता है ये। और पर्पज में आपको बताया कि ये क्यों किया जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजिंग इसलिए की जाती है कि इसका पर्पस यही रहता है कि जो हमारा पार्ट्स है वो ज़्यादा लंबे समय तक चले और घिसे नहीं, इसलिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग करते समय के जाप के अनुसार ही हम उसको ऊपरी सतह पे ही हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं जिससे हमारा पार्ट्स घिसे ना। यह मैं निम्मी बुक टर्नर ट्रेड से इसका सहयोग लिया था और आज हम आप लोगों को हीट ट्रीटमेंट पार्ट 2 में एनेलिंग और नॉर्मलाइजिंग के बारे में बताया, प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करते हैं कि भविष्य में आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नमस्कार। तो ये बेसिक टर्नर थ्योरी से भी लिया था जिसमें, और एक मैंने बलबीर से भी लिया था। नमस्ते।